मेरे बेटे की पहली शादी का क्या हुआ, मैं उसे भूल जाना चाहती थी क्योंकि वो बड़ी ही अजीब घटना थी। लेकिन आज उसकी दूसरी शादी थी। मुझे यकीन था कि ये लड़की मेरे बेटे का ख्याल जरूर रखेगी। मेरा बेटा बहुत अच्छा कमाता था और बहुत ही सुंदर था। परिवार का इकलौता वारिस भी था। सब उसे प्यार करते थे, इसलिए किसी को भी ये बात अजीब नहीं लग रही थी कि उसकी दूसरी शादी इतनी जल्दी क्यों हो रही है। सबको यही लग रहा था कि जरूर उसकी पहली पत्नी में ही कोई कमी रही होगी, पर मेरा दिल धक धक कर रहा था। रात जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, मेरा दिल भी उतनी ही तेजी से धड़क रहा था और मैं चिंतित हो रही थी। मेरी बेटी को भी इस बात का पता था और वो भी मेरी तरह ही चिंतित थी। वो बोली कि अगर आज भी वही हुआ जो भाई की पहली शादी की रात 2 बजे हुआ था, तो फिर क्या होगा। मैंने कहा, अपने मुंह से कुछ अच्छा निकाल लिया करो, मैं पहले से ही चिंतित हूँ, तुम मुझे और डरा रही हो। अब तो सभी मेहमान भी आ गए थे घर में। जब मेरे बेटे की पिछली शादी थी तब तो कोई आ ही नहीं पाया था क्योंकि उस समय कोरोना था, लेकिन इस शादी में सभी रिश्तेदार बहुत उत्साह के साथ आए हुए थे। अब पहली शादी के समय कोई था नहीं, तो रिश्तेदारों को भी उस शादी के बारे में कुछ खास पता नहीं था और इसलिए लोग पिछली शादी के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर मेरे बेटे की पहली शादी की रात 2 बजे क्या हुआ था। वैसे तो मेरा बेटा इस शादी से बहुत खुश था, कोई समस्या नहीं थी क्योंकि उसकी ये पत्नी पहली पत्नी से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी और उम्र में भी छोटी थी, तो उसे तो खुश होना ही था। सर्दी का मौसम था, ज्यादातर मेहमान घर में ठहरे हुए थे। समारोह बाहर हो रहा था, नाच गाना चल रहा था, लेकिन आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। मैंने अपनी जेठानी से कहा कि नई दुल्हन को मैं अपने कमरे में सुला लेती हूँ, तो वो कहने लगी, तुम्हें क्या हो गया है? उनकी अभी अभी शादी हुई है और तुम हो कि रात खराब करना चाहती हो। मानती हूँ शादी ब्याह में थकावट हो ही जाती है, लेकिन चाय कॉफी पिला दो, फ्रेश हो जाएंगे। और आजकल की जनरेशन है भाई, ये लोग नहीं थकते। लड़कियों को तो अपनी शादी का बहुत शौक होता है, अब वो पुराना जमाना नहीं रहा। उसे अपने बेटे के कमरे में भेज दो। रात के 12 वैसे ही बज गए हैं, सुबह उठकर तैयार भी तो होना है। मुझे नहीं पता कि तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो। सभी रस्में हो चुकी हैं और सब नाच गाकर थक गए हैं। दुल्हन भी कमरे में जाना चाहती है, भेज दो उसे। अब मैं उन्हें कैसे ही बताती कि मुझे नई दुल्हन को कमरे में भेजने में डर लग रहा था, क्योंकि पहले दुल्हन भी रात को कमरे से चीखते हुए बाहर आई थी। मेरी जिठानी तो वैसे भी बाल की खाल निकालने में माहिर थी, इसलिए मैंने चुपचाप उनकी बात मान ली और फिर दुल्हन को लेके कमरे में चली गई। सबको कमरे से निकालकर कुछ देर में वहीं बैठ गई। मैंने कहा, बेटा, अपने परिवार में तुम सबसे बड़ी हो। जब शादी होती है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती, लेकिन बच्चे तुम थोड़ा सब्र करना। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहती हैं। मैंने कहा कि अगर मेरा बेटा कुछ उल्टी सीधी बात करता है तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना। कमरे की बात कमरे में ही रखना। चाहो तो मुझे सुबह बता देना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश जरूर करूंगी। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा घबरा गई थी कि मैं किस विषय पर बात कर रही हूँ। फिर कहने लगी, ठीक है माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। उसे समझाकर मैं कमरे से बाहर आ गई और अपने कमरे में लेट गई। बाकी सब भी सो चुके थे, लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। आंखों में नींद ही नहीं थी और मेरी आंखें बार बार घड़ी को देख रही थी और सोच रही थी कि सुबह जल्दी हो जाती तो मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाती। लेकिन जिस बात का डर था, फिर वही हुआ। जैसे ही 2:30 बजे मैंने एक जोरदार चीख की आवाज सुनी और उसके बाद ही मुझे पता चल गया था कि अब क्या होने वाला है। उसके बाद चीख की आवाज बार बार आने शुरू हो गई। ये एक लड़की की आवाज थी और वो लड़की कौन हो सकती है, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती थी। सब लोग आवाज सुनकर धीरे धीरे उठने लगे थे। अचानक मेरे बेटे के कमरे का दरवाजा खुला और मेरी बहू पागलों की तरह भागती हुई बाहर आई। उसके कपड़े पूरी तरीके से अस्त व्यस्त थे, पर वो इतनी डरी हुई लग रही थी कि शायद उसने ध्यान ही नहीं दिया। वो घर से भाग जाना चाहती थी, पर मैंने जैसे तैसे उसे संभाला। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या हो गया, अपने आप को संभालो। मेरे बाकी रिश्तेदार भी उसको संभलने के लिए कहने लगे, लेकिन वो इससे पहले कि कुछ बताती वो बेहोश हो गई। उसमें काफी देर तक पानी की छींटे भी मारते रहे, पर छींटे मारने पर भी होश में नहीं आ रही थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। मैं उसे अस्पताल ले जाना नहीं चाहती थी क्योंकि फिर से वही तमाशा बन जाता, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। बेचारी बच्ची किसी भी तरह होश में नहीं आ रही थी। उसके माँ बाप को भी बुला लिया हॉस्पिटल में।
उन्होंने भी एक दूसरे के कानों में बातें करनी शुरू कर दी कि पता नहीं हमारी बेटी को क्या हो गया है, पता नहीं उसके साथ क्या सलूक किया गया है। वो सब लोग मुझे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। सवाल ही सवाल थे सबके पास, पर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। कुछ पता ही नहीं था कि क्या हुआ है। मैं बेचारी परेशान से पूरे हॉस्पिटल में घूम रही थी। मैंने घर आकर अपने बेटे से पूछना चाहा कि उसने ऐसा क्या किया है, तो वो कमरे में ही नहीं था। उसका फोन भी बंद था। शायद सबके सवालों के डर से वो यहाँ से चला गया था। कमरे की हालत तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। कोई भी ऐसी हरकत नहीं लग रही थी जैसे कोई चीज टूटी हो या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो। सब कुछ अपनी जगह पर था। फिलहाल तो मुझे बहू को किसी तरह वापस लाना था। 2-3 घंटों में उसे छुट्टी दे दी थी डॉक्टर ने। बहुत ज्यादा घबराई हुई थी वो। मैंने उसे कहा बेटा घर चलो, पर उसने साफ इनकार कर दिया। मैंने उसे कहा कि बेटा अभी कुछ रस्में बाकी हैं, वो कर लो, फिर कल अपने घर चले जाना। मैं सबको क्या जवाब दूंगी अगर तुम हॉस्पिटल से ही घर चली जाओगी तो। वो बहुत गुस्से में आ गई। बोलने लगी आप मुझे मेरे घर जाने से नहीं रोक सकती और ना ही कोई कानून रोक सकता है। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। मुझे आपके साथ और आपके बेटे के साथ एक पल भी नहीं रहना। मेरी बहू ने अपना फैसला सुना दिया था। आंखों में आंसू लिए मैं अपने घर के लिए निकल रही थी। ये सब कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ये तो पहले भी हो चुका था जब मेरे बेटे अमन की पहली शादी हुई थी। मेरी पहली बहू के साथ भी तो यही हुआ था। मेरी पसंदीदा लड़की थी वो, मेरी बेटी की दोस्त थी। वो मेरे बेटे को बहुत पसंद करती थी। बहुत खुशी के साथ मैं उसे अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। पर शादी के बाद उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। शादी की पहली रात वो भी चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागी थी और उसके बाद मेरे बेटे की शक्ल देखने से भी मना कर दिया था। सबने उसे बहुत समझाया कि बेटा अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, लेकिन उसने कहा कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है। और अब इस लड़की को भी समझाया जा रहा था, लेकिन ये भी नहीं मान रही थी। लड़की का बाप बार बार कह रहा था कि अपने बेटे को बुलाओ, अब हमें उससे जानना है कि उसने हमारी बेटी के साथ क्या किया है। पर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। कुछ देर में मैं घर आ गई। अब मेरा बेटा भी घर आ चुका था। सब उस पर सवालों की बौछार कर रहे थे, लेकिन उसने चुप्पी साध ली। कुछ भी नहीं बोल रहा था। थक हार कर सब खामोश हो गए। लड़की के माँ बाप भी मेरे बेटे को भला बुरा और धमका कर चले गए। वो अपनी बेटी को भी साथ ले गए। अच्छा खासा तमाशा बन के रह गया था हमारा परिवार। नाक कट गई पूरे खानदान में, वो अलग। सब मेहमानों के सामने हमारी नाक कट गई थी। लड़की के माँ बाप ने भी हमारी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अमन ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला। उसके पिताजी तो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। आस पड़ोस के लोगों ने भी हमें अच्छी बातें सुनाई थी। अगर वो होते तो शायद मुझे संभाल लेते। सारी बेइज्जती मुझे अकेले ही नहीं सहनी पड़ती। घर में जमा लोगों ने भी हमें अच्छी खासी बातें सुना डाली थी। लड़की की माँ को काबू में ही नहीं आ रही थी, लेकिन इसमें उनकी भी क्या गलती थी। उनकी बेटी की जिंदगी तबाह हो गई थी। आज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी मैं। अमन के पिता होते तो इतनी जल्दी हिम्मत ना हारती मैं। मेरे 2 बच्चे हैं। अमन बड़ा था और छोटी बेटी कॉलेज में पढ़ती थी। सब लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। मेरे बेटे को लेकर तरह तरह की कहानियां बनाई जा रही थी। कोई कह रहा था कि शायद अमन पागल है, तो कोई कह रहा था कि लगता है अमन एक दिमागी मरीज है। लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि जरूर कोई भूत का साया है। क्या क्या बातें बताई, मैं आपको क्या बताऊं। सबके मन में एक ही सवाल था कि जाने उस लड़की के साथ ऐसा क्या किया कि वो इतना ज्यादा डर गई। जितने मुंह उतनी बातें थी, लेकिन मेरे पास किसी बात का कोई जवाब नहीं था। लोग तो खुद ही कहानियां बना रहे थे, और खुद की बनाई हुई कहानी सच से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन समस्या तो यही थी कि सच तो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा क्या हुआ था कि सुहाग रात को ही मेरी बहू मेरे बेटे के कमरे से भागती हुई क्यों आती है। उस लड़की ने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया था। मैंने खुद ही अपने मन में सोचा, हो सकता है कि उसने अपने माँ बाप को कुछ बताया हो। बस यही जानने के लिए मैंने उसके घर फोन कर दिया। भले ही वो हमसे रिश्ता खत्म कर गए थे, लेकिन इंसानियत के नाते ही मैंने उसका हालचाल लेने के लिए फोन किया। फोन लड़की की माँ ने उठाया था। मैंने पूछा, अब कैसी तबीयत है आपकी बेटी की। मेरी आवाज सुनते ही वो भड़क गई और बोली, मेरी बेटी अब तक ठीक नहीं हुई है। खबरदार जो आप लोगों ने आगे से फोन किया। ये सब सुनकर तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मेरी पहली बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी बेटी ने बताया था
कि वो कम से कम 6-7 महीने तक बीमार थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे बेटे में ऐसी क्या कमी थी कि उसकी पत्नी डरकर भाग जाती थी। वो बहुत ही सीधा साधा था बचपन से ही, कम बोलने वाला। उसकी कोई हरकत भी ऐसी नहीं थी जिससे मैं ये कहूँ कि वो दिमागी रूप से कमजोर है। अमन मेरी पहली संतान थी। हमने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला था, लेकिन हमारे इतना लाड प्यार देने से भी वो कभी बिगड़ा नहीं है। हाँ, उसे अपनी सुंदरता पर घमंड जरूर था। वो अक्सर कहता था कि मेरी खूबसूरती और मेरी स्मार्टनेस के आगे सब पानी भरते हैं कॉलेज में। उसको पहनने ओढ़ने का बहुत शौक था, अच्छी अच्छी ब्रांडेड चीजें लेता था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, नौकरी भी टाइम से कर ली थी। अपनी बहन के लिए भी एक जिम्मेदार भाई था। अपनी बहन नैना को कॉलेज लेकर जाता और वापस लेकर घर आता, खर्च के लिए पैसे भी देता था। कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी उसने। उसके दोस्त भी कोई ऐसा नहीं था जो मैं कहूँ कि गलत संगत में पड़ गया होगा। कोई नशा भी नहीं करता था। कुल मिलाकर वो बिल्कुल ही नॉर्मल था। पता नहीं मेरे बेटे में क्या कमी थी, ऐसा क्या करता था अपनी पत्नियों के साथ कि वो भाग जाती थी। धीरे धीरे दिन आगे से रखने लगे। अमन थोड़ा नॉर्मल हो चुका था, अब थोड़ी बहुत बात भी करने लगा था। इस बार मैंने सोचा कि उसकी शादी ऐसी लड़की से करवाई जाए जो मुझे सब बताए कि सुहागरात के कमरे में वो ऐसा क्या करता है कि दुल्हन भाग जाती है। लड़की थोड़ी हिम्मत दिखाए और यही रहे। मैं ऐसे किसी की जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ थी और मैं अच्छी तरह से जानती थी कि एक लड़की के लिए कितनी बड़ी बदनामी होती है। सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि ऐसी लड़की ढूंढनी चाहिए जो तलाकशुदा हो या फिर विधवा हो, और जल्दी ही मुझे ऐसी लड़की मिल भी गई। लड़की वालों को भी शादी की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने भी ज्यादा छानबीन नहीं की। लड़की कम उम्र की थी, लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी, बस ठीक ठाक थी। दुबली पतली और सामान से नैन नक्श की लड़की थी। मैंने लड़की वालों को बताया कि मेरे बेटे की एक शादी हो चुकी है और मेरे बेटे की पत्नी कुछ समय ही रही, फिर वो छोड़कर चली गई थी। थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ा मुझे, क्योंकि सच बताने की स्थिति में मैं बिल्कुल नहीं थी उस टाइम। लड़की वाले शादी के लिए राजी हो गए थे। मैंने अमन को लड़की की फोटो दिखाई तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। मुझे नहीं करनी है शादी। मैंने गुस्से में कहा, वैसे बेटा तेरी हरकतों के चलते तो तेरी शादी तो कभी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं एक माँ हूं ना, इसलिए सोचती हूँ कि कब तक बैठी रहूंगी और तेरा ध्यान रखूंगी। मेरे जाने के बाद कोई तो ऐसा हो जिसके साथ तू अपनी जिंदगी गुजार सके। बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी आंखों में आंसू देखकर वो चुप हो गया। शादी के लिए रजामंदी दे दी और उठकर कमरे में चला गया। कहीं ना कहीं उसके दिल में चोर जरूर था। वो मुझसे नजरें चुरा रहा था, लेकिन इस बार मैंने भी तय कर लिया था कि इस बार मैं लड़की को अपने भरोसे पर ले लूंगी। बेहद सादगी से मैंने अमन की शादी कर दी। बहुत ही प्यारी थी ये लड़की। शादी की पहली रात मैं अपनी बहू के पास गई और उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसे कहा कि मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है और मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनना। बहू बोलने लगी, ऐसी कौन सी बात है जो अभी करनी है? मैंने कहा, बेटा अमन शादी के लिए राजी नहीं था। बहुत ही मुश्किल से मैंने उसे शादी के लिए तैयार किया है। हो सकता है मेरा बेटा कुछ अजीबोगरीब हरकतें करे, हो सकता है तुम्हें डराने की कोशिश करे जिससे कि तुम उसे छोड़कर भाग जाओ, लेकिन तुम डरना नहीं। जो भी हो तुम सब कुछ मुझे बता देना, बस तुम्हें डरने और उसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। मेरी बातों को सुनकर वो बोली, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मुझे थोड़ा संतोष हुआ और अपनी बहू को आराम करने का बोलकर मैं बाहर आ गई। मैं अपने कमरे में नहीं गई, मैं बाहर ही हॉल में लेट गई। अपने बेटे को भी उसके कमरे में भेज दिया कि तुम जाओ, सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। नैना भी कमरे में जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते उसने कहा था कि मम्मी आप जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो। भाई की हर समस्या का हल सिर्फ शादी नहीं है। आपको किसी की जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैंने चुपचाप सुन लिया और मैं सोफे पर लेट गई। दिल ही दिल में अपने भगवान को याद कर रही थी और दुआ मांग रही थी कि भगवान ये रात अच्छे से बीत जाए। पूरे घर में बहुत ही खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान से पहले की खामोशी है। लेकिन फिर आज रात को 2:30 बजे वही हुआ। मेरी बहू पागलों की तरह भागती हुई आई और घर के बाहर जाना चाहती थी। मैंने जैसे तैसे करके उसे बाहर जाने से रोका। मैंने उसे बहुत समझाकर शांत किया। वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। कहने लगी, आपको अपने बेटे का मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। पर ये लड़की तो बहुत समझदार थी। उसके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। वो तो हर हाल में शादी को निभाने की सोच रही थी, लेकिन ये भी मेरे अमन को छोड़कर चली गई।
दूसरे ही दिन उसके घर से फोन आया कि अपने बेटे से कहकर हमारी बेटी को तलाक दिलवा दो, नहीं तो हम ये काम अदालत से भी कर सकते हैं। मैं तो सर पकड़ कर बैठ गई और सोचने लगी कि मेरे बेटे को तो कोई मजबूरी में भी अपनाने को तैयार नहीं है। पहले जो बहू आई थी वो तो अमीर घराने की थी और सुंदर पढ़ी लिखी थी, लेकिन रश्मि तो विधवा थी, गरीब घराने की थी और वो ज्यादा सुंदर भी नहीं थी। रश्मि को मैंने पहले ही सब कुछ समझा भी दिया था और तब भी वो इतना ज्यादा बदहवास हो गई थी। आखिर ऐसी क्या कमी थी मेरे बेटे में जो हम जेवरात दुल्हन को देते, दुल्हन के घर वाले शादी के दूसरे ही दिन हमें वापस कर देते थे। मैं तो दहेज भी नहीं लेती थी। फिर ऐसा क्या था कि ऐसे खूबसूरत पढ़े लिखे और अमीर लड़के को छोड़कर सभी लड़कियां भाग जाती थी। मेरा दिमाग सोच सोचकर थक गया था कि कैसे पता लगाऊं कि आखिर क्या बात है। मेरा बेटा तो अपने मुंह से कुछ कहने को तैयार नहीं था। जब भी इस बारे में कुछ बात करने की कोशिश करती तो वो गुस्सा करके बाहर चला जाता, मुझे बात करने का मौका ही नहीं देता। लेकिन मैं हर वक्त अमन पर नजर रखने लगी थी, उसकी एक एक हरकत पर ध्यान देती थी। शायद कुछ तो ऐसा सबूत मिल जाए जिससे मैं पता लगा सकूं कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन मुझे उसकी किसी हरकत से कभी ऐसा लगा ही नहीं। वो तो एकदम नॉर्मल लड़कों की तरह ही था। अब मुझे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन तंग आकर मैंने अमन के दोस्त को फोन लगाया। मैंने उससे कहा कि तुम तो मेरे बेटे के दोस्त हो, वो अपने दिल की सारी बातें तुमसे करता होगा ना। लेकिन उसने इन सब के बारे में अपने दोस्त से कुछ बात ही नहीं की थी। और हैरानी की बात तो ये थी कि उसने अपने दोस्त को ये भी नहीं बताया कि उसकी 3 शादियां हो चुकी हैं और तीनों पत्नियां उसे छोड़कर भाग गई हैं। लेकिन शायद उसने इसलिए नहीं बताया हो क्योंकि वो शर्मिंदा होना नहीं चाहता होगा। शायद शादी की रात ही पत्नी का भाग जाना, वो भी 3 पत्नियों का, शर्मिंदगी की बात तो थी ही। धीरे धीरे 6 महीने और गुजर गए। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। मैंने एक बार फिर अपने बेटे की शादी के लिए सोचा। अब की बार जो लड़की मैंने देखी थी वो बहुत ही गरीब थी और उसके घर में उसके 2 छोटे भाई थे। मैंने कहा तुम्हारे दोनों भाइयों की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी और शादी में भी आप लोगों को कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। मैंने शादी से पहले ही सारी बातें लड़की को बता दी थी, सच सच। लड़की ने कहा मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे त्याग से मेरे भाई और माता पिता की जिंदगी बनती है तो उसमें बुराई क्या है। जो कुछ भी होगा उसे सहन करूंगी। और वैसे भी सारे समझौते तो औरतों को ही करने पड़ते हैं। लड़की जिसका नाम नेहा था भले ही गरीब घर की थी, लेकिन बहुत ही संस्कारी और समझदार लगी मुझे। मैंने नेहा के पिता को कहा कि अगर नेहा मेरी बहू बनती है तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। संस्कार होने के साथ साथ वो बहुत खूबसूरत भी थी। शादी मंदिर में हुई, सब कुछ ठीक था। और हैरानी की बात तो ये थी कि रात भी गुजर चुकी थी और सुबह हो चुकी थी। आज तो मैं बहुत खुश थी। सुबह होते ही मैंने कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अब मैं परेशान हो गई। कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। थोड़ी देर बाद दूसरी चाबी लेकर मैंने दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर मेरी तो आंखें फट गई। बहू बेहोश पड़ी थी और कमरे में अमन कहीं नजर नहीं आ रहा था, शायद बाथरूम में था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि किसी भी तरह की कोई चोट के निशान नहीं है, किसी शॉक की वजह से बेहोश हुई है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। अमन के चेहरे से चिंता झलक रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो भी परेशान है इन सब हालातों से। डॉक्टर ने अच्छे से चेक करने के बाद कुछ दवाइयां दी और डॉक्टर साहब चले गए। मेरा बेटा तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया था। मैं नेहा के पास ही बैठी रही। थोड़ी देर में नेहा ने आंखें खोल दी और बाहर की तरफ भागी, ये कहते हुए कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है, अपने मम्मी पापा के पास। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा नेहा तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी थी और तुम मान भी गई थी, फिर ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन वो अभी तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। आंटी जी मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर हूं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताऊंगी, सब कुछ हैंडल कर लूंगी, बस आप मुझे इस घर से जाने दो, मेरे को यहाँ रहने को मत कहो। लेकिन नेहा मुझे बताओ तो सही कि क्या हुआ था। बेटा तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे सारी सच्चाई बताओगी। आंटी अमन के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने अमन के बारे में बोला तो वो मुझे जान से मार देगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन वो मेरे भाइयों को भी नहीं छोड़ेगा। प्लीज मुझे जाने दे। उसकी आंखों में विनती के आंसू थे और मैं उसे रोक ना सकी। नेहा भी चली गई थी। मैं यही सब सोच रही थी कि अब कुछ देर में ही नेहा के माँ बाप का फोन आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद उसने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया था।
फिर मुझे लगा कि शायद अब वो बाकी लड़कियों की तरह ही दूसरे दिन तलाक की मांग कर देगी, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब नेहा अभी भी मेरे बेटे की पत्नी थी। अब बहुत हो गया था। अब मैंने सोचा कि अमन का चेकअप कराकर ही रहूंगी मैं। अब अपने होशो आवाज में तो वो ऐसा कभी भी नहीं करने देता, इसलिए एक दिन मैंने उसको खाने में नींद की दवाई मिला दी। उसकी गहरी नींद में जाते ही मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया और डॉक्टर ने अमन के कुछ सैंपल लिए और ये बोलकर कि जैसे ही रिपोर्ट आती है मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर चला गया। और फिर मैं बेसब्री से उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगी। 2 दिन बाद डॉक्टर का फोन आया और उसने कहा कि अमन एकदम नॉर्मल है, उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। ये सुनकर तो मेरे आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं थी। अगर वो नॉर्मल है तो शादी की पहली रात में उसकी पत्नियां क्यों भाग जाती हैं? सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा था। कुछ सोचकर मैं नेहा के पास गई। नेहा के माता पिता ने मेरी बहुत इज्जत की। शायद उन्हें सच्चाई का पता नहीं था अब तक। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी को घर ले जाने के लिए आई हूँ। मुझे देखते ही नेहा डर गई थी। वो हम लोगों के साथ ज्यादा नहीं बैठी और अंदर कमरे में चली गई। मैं भी नेहा के पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। मुझे देखते ही वो बोली, आंटी जी मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपके घर में नहीं रह सकती, फिर आप मुझे लेने क्यों आई हैं? मैंने नेहा को बहुत ही प्यार से अपने पास बिठाया और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, बेटा मेरी तुम ही आखिरी उम्मीद हो। अब तुम ही तो मुझे बता सकती हो कि मेरे बेटे में क्या कमी है। एक मजबूर माँ तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती है, प्लीज मना मत करना। मेरी आंखों में आंसू और मेरे जुड़े हुए हाथ देखकर नेहा ने मेरे हाथों को नीचे किया और बोली, मैं मजबूर हूँ, मेरे सामने हाथ मत जोड़िए आप। मैंने बहुत कोशिश की पर वो किसी तरह की सच्चाई बताने को राजी नहीं हुई। तो फिर मैंने नेहा से कहा कि अच्छा ठीक है, तुम अपने मुंह से कुछ मत बताओ, मैं खुद अपनी आंखों से देख लूंगी, लेकिन तुम मेरी मदद तो कर ही सकती हो ना। तुम आज रात के लिए मेरे बेटे के कमरे में फिर से रुक जाओ, मैं सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख लूंगी। वो मना कर रही थी, लेकिन मेरे बहुत समझाने पर वो मान गई। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब मैं नेहा को अपने घर ले आई। नेहा के माता पिता ने बहुत ही खुशी से अपनी बेटी को विदा किया था। एक बार फिर से नेहा को दुल्हन बनाकर मैंने अमन के कमरे में बिठा दिया और बेटे को फोन कर दिया कि तुम्हारी मासी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनके पास जा रही हूँ। नेहा भी घर आ गई है, तुम जल्दी आ जाना, मैं घर पर नहीं मिलूंगी, रात को वहीं रुकूंगी। मेरी बात सुनकर अमन ने सिर्फ में जवाब दिया और फोन काट दिया। मैं अमन के कमरे में ही छुपकर बैठ गई थी। आज सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख लेना चाहती थी। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और कमरे में अमन दाखिल हुआ। उसने एक नजर सजी सवरी बैठी नेहा पर डाली और बिना कुछ कहे बाथरूम में घुस गया। नेहा डर से सिमटी हुई बैठी थी कि जैसे अभी उठकर भाग जाएगी। मैं भी सांस रोके होने वाली घटना के लिए खुद को तैयार कर रही थी कि तभी अचानक बाथरूम से किसी औरत के चीखने की आवाजें आने लगी। नेहा बेड से नीचे उतरकर खड़ी हो गई। वो थर थर कांप रही थी। मैं भी हक्का बक्का सी खड़ी थी कि तभी अमन आ गया। उसको देख के मैं तो बेहोश होते होते बची। उसने अपना रूप एकदम से बदल लिया था। उसने औरतों वाले कपड़े पहन रखे थे, बहुत ही बेहुदा सा मेकअप कर रखा था, या यूं कहूं कि बहुत ही डरावना था। आंखों में जैसे खून उतर आया हो। अब आज भी लड़की की आवाज भी लड़की की तरह ही निकाल रहा था। फिर बोलने लगा कि मैंने तुमसे मना किया था, मेरी जिंदगी में दोबारा मत आना, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब तुम अपनी मौत की जिम्मेदार होगी। नेहा बहुत डर गई और भागकर मेरे पास आ गई। मैं भी बाहर आ गई थी और उसे रोकने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा, बेटा क्या हो गया है तुम्हें? इतना कहना था कि उसने मुझे जोर से धक्का दिया। कहने लगा, कौन अमन? सुमोना नाम है मेरा। मौका देखकर नेहा कमरे से भाग गई थी। इससे पहले अमन फिर से मेरे पास आता, मैं भी कमरे से बाहर निकली और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। अमन की भयानक आवाज मुझे बाहर तक सुनाई दे रही थी। मैं डरी सहमी नेहा को अपने सीने से लगाकर बैठी थी। मैं खुद भी बहुत ज्यादा सकते में थी और डरी हुई थी। आंटी जी, मुझे नहीं मरना है और ये मुझे अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैंने किसी को भी कुछ बताया तो वो मुझे मार डालेगा, साथ ही मेरे भाइयों को भी। मुझे और मेरे भाइयों को बचा लो आंटी जी। कुछ नहीं होगा बेटा, तुम शांत हो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया तो सबसे पहला ख्याल मेरे दिल में यही आया कि शायद किसी भूत का साया हो। नेहा को मैंने अपने रूम में ही सुला लिया। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपनी फैमिली डॉक्टर को फोन किया था। 8 बजे डॉक्टर हमारे घर पर थे। मैंने सारे हालात से उन्हें अवगत कराया। वो कहने लगे कि भूत का साया नहीं, मुझे तो अमन एक दिमागी मरीज लगता है, उस पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं।
ऐसे लोग किसी न किसी कहानी में डूब जाते हैं और उसी के कैरेक्टर में खुद को ढाल लेते हैं। लेकिन आप टेंशन ना लें, इसका इलाज है और कुछ दवाइयों के जरिए मरीज ठीक हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है पर बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसने पूछा, वो किताबें पढ़ता है? मैंने हाँ कहा। तो डॉक्टर कहने लगे कि इसका सुराग आपको उसके कमरे से ही मिलेगा। एक बार सुराग हाथ लग जाए तो उसका इलाज हम अच्छे से कर सकेंगे। डॉक्टर मुझे तसल्ली देकर चले गए थे। नेहा जाग चुकी थी, रात से थोड़ा सामान्य लग रही थी। मैंने उसे नाश्ता कराया। नाश्ता करते हुए नेहा बोली कि मुझे लगता है कि मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। नेहा के सर पर प्यार से हाथ रखकर मैंने कहा, बेटा सबसे पहले तो तुम मुझे आंटी कहना बंद करो, मुझे मम्मी जी कहो। और दूसरी बात ये कि अब यही तुम्हारा घर है। इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी आप ये कैसे कह सकती हैं? नेहा ने हैरानी से पूछा। मैंने कहा, अभी डॉक्टर से मेरी बात हुई थी और अमन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थोड़े से प्यार और थोड़ी सी देखभाल की जरूरत है जो हम दोनों मिलकर उसे देंगे। मेरा यकीन करो, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही प्यार से रखेगा तुम्हें। बहुत देर तक समझाने पर और अपने माँ बाप के हालात को देखते हुए नेहा राजी हो गई थी। मैंने बहुत ही प्यार से उसे कहा, अब तो एक बार मुझे मम्मी जी कहो। और उसने मुझे मुस्कुराते हुए मम्मी जी कहा, जिसे सुनकर मेरे दिल में ठंडक उतर गई। उम्मीद की किरण नजर आई थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, उसका भी घर बस जाएगा। 10 बजे के करीब अमन ने दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला था। नेहा को पहले ही मैंने अपने कमरे में भेज दिया था। अमन एकदम तरोताजा तैयार खड़ा था। मुझे देखते ही नाराजगी से बोला, क्या मम्मी, मेरा दरवाजा बाहर से बंद किसने कर दिया? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना। मैंने एकदम नॉर्मल ही बात की थी। बोली, पता नहीं बेटा कैसे बंद हो गया, चलो तुम नाश्ता कर लो। मैंने उस पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया और उसने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। बेटे के ऑफिस निकलते ही सबसे पहले मैं बेटे के कमरे में गई और उसकी तलाशी ली। मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सामने ही बेड पर मुझे कुछ किताबें दिखी। नेहा भी मेरे पास आ चुकी थी। सब किताबें एक जैसी ही थी। एक ही उपन्यास था जिसमें कोई सुमोना नाम की लड़की थी। शादी की रात ही उसके पति ने उसे कमरे से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था और अगले ही दिन दूसरी दुल्हन ले आया था और वो धीरे धीरे दिमागी मरीज बन गई थी। फिर किसी भी दुल्हन को देखते ही सुमोना को दौरे पड़ने लगते थे। अब तो किसी शादी में दुल्हन को देखती तो उसे मारने के लिए भागती थी। उसके ससुराल वालों ने उसे पागल घोषित कर दिया था और उसे उसके मायके भेज दिया था। इसी कैरेक्टर में अमन ने खुद को ढाल लिया था। मैंने डॉक्टर को फोन करके सारी बातें बताई। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, मैं कुछ दवाइयां दूंगा और जो उपन्यास और सारी किताबें हैं आप रूम से बाहर निकाल दें। और धीरे धीरे प्यार से अमन को समझाना पड़ेगा, उसे प्यार से सुमोना के कैरेक्टर से निकालना पड़ेगा। धीरे धीरे डॉक्टर की दवाई से और नेहा और मेरी मेहनत से अमन ठीक होने लगा था। नेहा अमन के सामने सिंपल सी रहती थी, कोई भी बनाव श्रृंगार नहीं करती थी। धीरे धीरे अमन व्यवहार में बहुत बदलाव दिखने लगा। उसकी आंखों में अब नेहा के लिए प्यार दिखता था। वो कहीं भी जाती तो अमन की निगाहें उसी पर रहती थी। अमन का इलाज चलते आज 3 महीने हो चुके थे और मेरा पूरा साथ नेहा ने दिया था। मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि मुझे ऐसी बहू मिली। वो अभी तो मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोती थी, लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि सब कुछ फाइनल हो जाना चाहिए। अब मुझे पूरा विश्वास है कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैंने नेहा से कहा कि बेटा, आज हम आखिरी कदम उठाएंगे। इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। नेहा नासमझी से मेरी तरफ देखने लगी और फिर मैंने उसे समझाया कि बेटा, आज तुम्हें दुल्हन बनकर कमरे में बैठना होगा। मेरी बात सुनकर वो सहम गई थी, लेकिन फिर जल्दी ही समझ गई। शायद उसे भी यकीन था कि वो अब ठीक हो चुका है। वो भी अमन को प्यार भरी नजरों को समझ चुकी थी। मैंने कहा, बेटा तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दरवाजा खुला रखना, दरवाजे के बाहर खड़ी रहूंगी मैं, जब तक कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। जैसे ही तुम्हें कुछ गलत लगे तो फौरन बाहर भाग आना। रात को अमन के आने से पहले ही मैंने नेहा को दुल्हन की तरह सजाया। अमन के आने का टाइम हो गया था। नेहा कमरे में इंतजार कर रही थी और मैं बाहर आ गई। थोड़ी देर में खाना खाते हुए अमन की निगाहें नेहा को ढूंढ रही थी। मैं समझ गई थी। कहने लगा, मम्मी नेहा कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई हुई है क्या? मैंने कहा कि खाना खत्म करो, उसके बाद अपने कमरे में जाओ, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। वो अपने कमरे में चला गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। पता नहीं आज क्या होने वाला था। भगवान सब कुछ ठीक हो, पर मैं भी पीछे पीछे चली गई और बाहर गेट पर ही रुक गई थी। मैं कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी कि अंदर सब कुछ ठीक तो है,
फिर काफी देर हो गई थी, लेकिन अभी तक अंदर शांति थी। और फिर कुछ ही देर में मुझे नेहा और अमन की सरगोशियां सुनाई देने लगी, लेकिन प्यार में डूबी हुई सरगोशियां। मैं मुस्कुरा दी। अब जाकर कहीं मेरे मन को शांति मिली थी। मैंने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और अपने कमरे में आ गई और सुकून से लेट गई। सुबह मेरी आंख देर से खुली। जल्दी जल्दी उठकर किचन की तरफ भागी तो नेहा को किचन में पहले से ही मौजूद पाया। उसकी शर्मीली मुस्कुराहट से ही मैं पहचान गई कि सब कुछ ठीक है। मैंने प्यार से नेहा के माथे को चूमते हुए कहा, बेटा तुम इतनी सुबह किचन में क्या कर रही हो? नेहा थोड़ा शर्माते हुए बोली, मम्मी जी इनको कॉफी चाहिए थी, वही बना रही हूँ। नेहा को कॉफी बनाता छोड़ मैं बाहर हॉल में आ गई और सोफे पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। आज मेरे बेटे और बहू के जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। भगवान मेरे परिवार को किसी की नजर ना लगाए। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।